नमस्कार, मैं उज्ज्वल कुमार पांडे। आज फिर से आपके चैनल बिहार चेक पे आप सबका स्वागत करता हूँ। तो आज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर किस आधार पर आप अपने राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त करेंगे। जी हाँ, आखिर कुछ तो आपके भी पैमाने होंगे जिस पैमाने पे तोलकर आप उस गद्दी पे अपने नेता को बैठाना चाहते होंगे कि इस नेता में ये बात है जो हम चाहते हैं। हमारा नेता, हमारा मुख्यमंत्री, हमारा उस गद्दी पे बैठने वाला जो एक पर्सन है वो ऐसा होना चाहिए। तो मैं आपसे आज यही बात करना चाहूँगा कि आखिर वो आधार क्या है। तो आइए हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। बात शुरू से करते हैं। जब बिहार आज़ादी के बाद फर्स्ट टाइम एक मुख्यमंत्री चेहरा को देखा तो वो हमारे श्री कृष्ण सिंह थे, जो एक भूमिहार राष्ट्र के श्रवण नेता थे। माना जाता है कि श्री कृष्ण सिंह एक बड़े ही क्रांतिकारी मिजाज के नेता थे। उन्होंने बिहार में काफ़ी काम किया, बिहार के विकास के लिए। उन्होंने अपनी लाइब्रेरी के लिए, अपनी पुस्तकों के संकलन को लाइब्रेरी के लिए दान दिया। उन्होंने अपने क्षेत्र में विश्वविद्यालय का उद्घाटन करवाया। ऐसे तमाम कामों का जीर्णोद्धार उन्होंने किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गए बिहार का रुख यानी बिहार के विकास का रुख बदलता गया। समय बीते और बिहार एक अलग सी रास्ते पे चल पड़ा जहां वो ऊंचाई के बजाय खाई में गिरने को आ चुका था। जी हाँ, एक वक्त आया जब कुछ एक बड़ी सी खाई बन गई थी ऊंचे तबके के कास्ट में और नीचे तबके के कास्ट में। होता यह है कि कुछ वर्षों बाद बिहार में जो श्रवण कास्ट के लोग थे उनका मनमानी होने लगा। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी कोई इलेक्शन होता था तो लोग कहते थे कि उस बूथ को श्रवण कास्ट के लोग यानी कि राजपूत, बावन, ये उस बूथ को कैप्चर कर लेते थे, ऐसा माना जाता है। और जो नीचे कास्ट के लोग थे ये वो अपने वोट के अधिकार से वंचित रह जाते थे। तो धीरे धीरे क्या हुई कि जयप्रकाश नारायण का आंदोलन होता है। इस आंदोलन में कुछ नए नेता, उभरते हुए स्टूडेंट एज के नेता लोग पार्टिसिपेट करते हैं और इसी से शुरुआत होती है नई राजनीति की, जहां लालू यादव जैसे नेता उभर कर आते हैं जो स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष बनते हैं। इसके बाद वो विधायक बनते हैं, फिर मुख्यमंत्री बनते हैं। तो ये बिहार में बदलाव का एक नया चेहरा, बिहार में बदलाव की एक नई शुरुआत होती है। इस शुरुआत से क्या मिलता है बिहार को, आइए जानते हैं। लालू यादव 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होते हैं। अब उनका क्या होता है कि वो एक नए रवैये को अपनाते हैं। अब तक माना जाता था कि श्रवण लोग जो हैं वो शोषित वर्ग का शोषण करते थे इस मामले में कि उनके अधिकार क्या हैं, उनके वोट अधिकार को उनसे छीना जाता था ताकि हमेशा कुछ श्रवण वर्ग के ही लोग ऊंची तबके, ऊंची कुर्सी पे बैठे रहें और वो राज करें। लेकिन अब क्या होता है, लालू जी चाहते हैं कि अब जो भी श्रवण हैं वो ये ना कर पाएँ और वो इसी काम को अपने तरह से करने लगते हैं। वो अब हर बूथ पे कैप्चर करते हैं, वो अब यादव कास्ट के लोगों को हायर करते हैं और वो अपने ही लोगों को एक प्राइवेट एजेंट की तरह यूज करते हैं। वो अपने लोगों को इतना सबल करते हैं, इतना मजबूत करते हैं जितना पुलिस प्रशासन भी नहीं होती। तो इस तरीके से राजनीति का पूरा सिनेरियो बदल जाता है। चार तक बिहार का माहौल इतना बदल जाता है कि बिहार में क्राइम, बिहार को एक अलग नज़रिए से देखा जाने लगता है, बिहार को जंगल राज के नज़रिए से देखा जाने लगता है। फिर बिहार में एक नया बदलाव आने को होता है। अभी तक जो बदलाव आया वो नेगेटिव है या पॉजिटिव ये आप पे छोड़ता हूँ, वो आप सोचेंगे। लेकिन ये एक ऐसा बदलाव था जो बदले की भावना से की गई थी कि अब तक हम पे शोषण हुआ, अब हम शोषण करेंगे, अब हमारा अधिकार कोई नहीं छीनेगा। लेकिन एक बात पे मैं और ध्यान दिलाना चाहूँगा आपको कि लालू यादव जी जब आते हैं तो वो सोचते हैं कि हम वंचितों को जुबान देंगे, उनको अधिकार देंगे। लेकिन इसके साथ साथ वो ये शायद उनका ये मुद्दा नहीं रहता कि वो इनको विकास क्या होता है इसकी परिभाषा भी बताएंगे। शायद उनका मानना ये होगा कि वंचितों को उनके वोट का अधिकार मिलना ही विकास है। इसके बाद क्या होता है कि 2005 में नीतीश बाबू की सरकार आती है, जिन्हें सुशासन की सरकार भी कहा जाता है। कानून व्यवस्था में बहुत बड़ी बदलाव होती है और लोग इस नई व्यवस्था से काफ़ी खुश भी होते हैं।
वक्त बीतता है, सुशासन की सरकार बिहार के विकास के लिए, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए काफ़ी काम करती है। लेकिन कहते हैं ना कि चीज़ें हमेशा के लिए नहीं रहती, वक्त बदलता रहता है। कुछ वर्ष बीतते हैं, बिहार में फिर से, कुछ वर्ष नहीं काफ़ी वक्त बीतता है और बिहार में एक विकास इंफ्रास्ट्रक्चर के पैमाने पे, शिक्षा के पैमाने पे देखने को मिलता है। बिहार में इकोनॉमिक बदलाव होते हैं, लेकिन एक वक्त के बाद ये भी लोगों को कम लगने लगता है और अब वो समय आता है जब लोग नया बदलाव चाहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? सन 2005 से 2020 तक बिहार में सिर्फ एक ही चेहरा मुख्यमंत्री की गद्दी पे बैठता है, लेकिन इसलिए नहीं कि बिहार के लोग, बिहार की मेजॉरिटी उनको उस गद्दी पे चुन के बैठाती है। ऐसा होता तो शायद ये बिहार के लिए दुर्भाग्य नहीं होता, लेकिन बिहार के लिए दुर्भाग्य ये ऐसे होता है कि चाहे आप वोट किसी को दें, वो एक ऐसा कोऑर्डिनेशन, वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि आपके वोट जिस मोटिव से दिए गए हों वो सफल नहीं होगा। वो राजनेता क्या चाहते हैं, उनकी गठबंधन, उनकी गुटबाजी क्या है, इस पर डिपेंड करेगा कि बिहार के मुख्यमंत्री की गद्दी पे कौन बैठेगा। तो ये बदलाव इस तरीके से होता है कि जनता के मतों का, जनता के मताधिकार का, जनता की विचारधारा का पूरी तरीके से खंडन होता है। उनके मत का, उनके विचारधारा का कोई वजूद नहीं होता। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आप ज़रा इतिहास उठाकर देखिए, 2005 से 2020 के बीच क्या हुआ। कई बार गठबंधन हुए, कई बार गठबंधन टूटे। जनता ने वोट इसलिए दिया कि हमारा मुख्यमंत्री ये होगा, हमारा मुख्यमंत्री ये होगा, अब हम बदलाव चाहते हैं। लेकिन एनडीए की गठबंधन, महागठबंधन, ये सब मिलकर कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन करते हैं कि जनता जो चाहती है रिजल्ट शायद उसके फेवर में नहीं जाता। तो कुल मिला के देखा ये जाता है कि बिहार का दुर्भाग्य ऐसा होता है कि चाहे जनता लाख कोशिश कर ले कि वो किसे गद्दी पे बैठाना चाहते हों, लेकिन जीत उनकी नहीं होती। जीत उनकी होती है जो कुर्सी पे बैठ के प्लानिंग करते हैं। अब बिहार में जनता बदलाव चाहती है, तो फिर मैं वही कहूँगा कि बिहार में जनता बदलाव 1990 के बाद, जब लालू यादव 2 बार तक मुख्यमंत्री रहे, उनकी वाइफ रहीं, उसके बाद भी लोग चाहते थे, फिर सुशासन बाबू आते हैं, उसके बाद भी लोग चाहते थे कि नहीं, अब हमें कुछ नया ऑप्शन चाहिए, लेकिन मजबूरन उन्हें किसी और को गद्दी पे बैठाना पड़ता था। इस बार भी लोग बहुत थक चुके हैं और वो नया ऑप्शन चाहते हैं। हाल ही में आपने सुना होगा, मुझे नहीं लगता कि आप लोग इस नाम से अजनबी होंगे कि जनस्वराज नाम की एक नई पार्टी भी उभरती नजर आ रही है, जो अपने आप को गांधीवादी विचारधारा के बतलाते हैं। ये पार्टी कहती है कि हम बिहार में कुछ नया करेंगे, हम बिहार में रोजगार लाएंगे, हम बिहार में लोगों को एक नया दृष्टिकोण देंगे, हम बिहार का विकास करेंगे, जैसा पहले भी कई पार्टियां उन्हें अवसर मिलने से पहले कहते रही हैं। तो अब देखना ये है कि आपको इस विश्लेषण से क्या समझ में आता है और क्या आप अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करने से पहले कुछ विचार करेंगे। क्या आप सोचेंगे कि आप जो वोट देने वाले हैं ये आपकी मर्जी से दिया जा रहा है या ये कुर्सी पे बैठे लोगों का प्लानिंग है। क्या आप सोचेंगे कि आपका वोट असल में किसको जाएगा और ये उस गद्दी पे किसको बैठाएगा और उस गद्दी पे बैठने वाला आपके जीवन को और आपके राज्य के विकास को कैसे प्रभावित कर सकता है। तो मेरा सवाल यही रहेगा, आप ज़रूर विचार कीजिएगा और अपने फेवरेट राजनेता, अपने चहीते मुख्यमंत्री के दावेदार को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलता हूँ, मिलूँगा अगले वीडियो में।